नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि ट्रंप साहब पहुंच गए हैं रियाद, सऊदी अरबिया पहुंच गए हैं। वहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ है, होना ही है। गए इसी हिसाब से हैं जैसे कोई बादशाह छोटे छोटे मुल्कों में जाता है, जो मुल्क आज़ाद भले हो लेकिन उस बादशाह के सामने झुकते हैं, उनके कदमों में बोसा करते हैं। तो ये जो कदमों में बोसा होना है, उसमें रियाद $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करेगा। कतर ने कहा है कि उनकी एयरफोर्स को मिलियंस डॉलर का जहाज देगा और भी लोग तमाम सारा इन्वेस्टमेंट उनके कदमों में रखेंगे। लेकिन एक और जो जुड़ी हुई बड़ी खबर आई है ट्रंप की जर्नी के साथ, वो ये कि हमास ने एडन अलेक्जेंडर को रिहा कर दिया है। एडन अलेक्जेंडर अमेरिकी इजरायली हैं, आर्मी में थे, इजराइल की आर्मी आईडीएफ में थे और लंबे समय से वो होस्टेज थे हमास के पास। 7 अक्टूबर को ही उनको होस्टेज बनाया गया था। अमेरिका में जब राष्ट्रपति बना था ट्रंप, उसने तुरंत कहा था कि होस्टेजेस को रिहा कराना मेरी पहली प्रायोरिटी है। लेकिन अभी तक वो कोई रिहाई अमेरिकन होस्टेजेस की करा नहीं पाया था। उसने इजराइल के भरोसे, नेतन्याहू के भरोसे सब कुछ छोड़ा था और नेतन्याहू का जरा भी इंटरेस्ट नहीं था कि कोई जिंदा बचे या मरे। वो तो बस गजा में कैसे भी बम गिरता रहे, जंग चलती रहे और हमारी कुर्सी बची रहे। यही वजह है कि नेतन्याहू को किनारे लगाया है ट्रंप ने और हमास के साथ सीधी बातचीत हो रही है अमेरिका की, जिसमें जो स्टीव विटकॉफ है, जो मिडिल ईस्ट में उसका रिप्रेजेंटेटिव है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव है, उसने एक लॉन्ग टर्म प्लान की बात की है, जिसमें पहले 40 दिन का एक दौर होगा, जिसमें 40 दिन का सीज फायर होगा। इन 40 दिनों में धीरे धीरे होस्टेजेस को छुड़ाया जाएगा और साथ में गजा के अंदर जो एड है, जो इमदाद है, उसको जाने दिया जाएगा। इस पूरे इमदाद के खेल में इजराइल को बाहर रखा जाएगा। अमेरिका यूएन की एजेंसीज वगैरह के साथ वहां पर इमदाद का पूरा प्रोसेस चलाएगा। उसके बाद 40 दिन के बाद सेकंड स्टेज आएगा, जिसमें इस जंग को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। यह फिलहाल विटकॉफ का प्लान है और आप देखिए कि जब अमेरिका से डंडा पड़ा तो इजराइल ने अपने लोगों को बातचीत करने के लिए दोहा भेज दिया है, जहां से सीना फुला के वो लौट आए थे कि हम तब तक कोई समझौता नहीं करेंगे जब तक हमास से हथियार नहीं रखवाए जाते। यह खबर तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका जो बातचीत कर रहा है उसमें उसने ये शर्त नहीं रखी है कि हमास हथियार रखे। हां, यह शर्त जरूर है कि गजा जब फिर से बनना शुरू होगा जंग के बाद, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसका जो रेनोवेशन होगा, उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उस एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल लोग नहीं होंगे, हमास के लोग भी नहीं होंगे, वो गजा के ही लोग होंगे। लेकिन टेक्नोक्रेट होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे और इस तरह के लोग होंगे। और जिस पर हमास राजी है कि जो रेनोवेशन की प्रक्रिया पूरी है, गजा की रीबिल्डिंग की प्रक्रिया है, फिर से गजा को बनाने का प्रोसेस है, उसमें हमास लीडरशिप में शामिल नहीं होगा। नेतन्याहू की दूसरी मांग थी कि सारे के सारे हमास के लोग जो हैं वो गजा छोड़ के चले जाएं। इस पर भी अमेरिका ने कोई प्रेशर नहीं बनाया है। यानी साफ साफ बात है कि इजराइल को किनारे कर दिया गया है। यावर लैपिड जो इजराइल में विपक्ष का नेता है, उसने बहुत साफ साफ कहा है कि अमेरिका जो है वो नेतन्याहू से फेड अप हो गया है। खबर बीच में यह भी आई थी कि नेतन्याहू किसी और को, अपनी ही पार्टी के किसी और को गद्दी पर बिठाने वाला है। वैसे भी इजराइल के अंदर नेतन्याहू की जो रेटिंग है वो लगातार गिरती जा रही है। तो जब अमेरिका ने बातचीत के लिए प्रेशर बनाया है, और प्रेशर क्या बनाया है, अमेरिका जब सीधी बातचीत खुद ही कर रहा है, तो इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए मजबूरी थी कि वो अपने कुछ लोगों को वहां पर भेजे, अपने जो निगोशिएटर्स हैं उनको वहां पर भेजे। वरना जैसे अमेरिका ने हूथी के साथ समझौता कर लिया इजराइल को किनारे करके, अगर वो हमास के साथ भी समझौता कर लेता तो नेतन्याहू कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। चारों तरफ घूम के वो कह रहे हैं कि अभी भी अमेरिका से हमारा रिश्ता एक्सीलेंट है, बिल्कुल एक्सीलेंट रिश्ता है आपका। लेकिन अमेरिका के शायद समझ में आ गया है, ट्रंप के समझ में आ गया है कि नेतन्याहू के चक्कर में पड़ने का मतलब है सिर्फ अमेरिकी पैसा बर्बाद करना और अमेरिका की इज्जत दुनिया भर में बर्बाद करना। आखिर आप सोचिए, अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है फलस्तीन में? एक छोटा सा अरब मुल्क, उसमें अमेरिका को क्या दिक्कत हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन सिर्फ नेतन्याहू के चलते और इजराइल के चलते जितना कुछ हो रहा है,
गजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर जिस तरह से बम गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स गिर रहे हैं, मसाजिद गिर रही हैं, जैसे पूरा तमाशा हो रहा है, उसके चलते दोषी कौन बन रहा है? वो अमेरिका बन रहा है। यहां जितने दाग हैं सबके छींटे अमेरिका के ऊपर भी पड़ रहे हैं, चाहे यूएन हो, चाहे आईसीसी हो, चाहे आईसीजे हो, हर जगह अमेरिका को इजराइल का साथ देने के चलते अकेला पड़ना पड़ रहा है। अमेरिका आखिर ये क्यों बर्दाश्त कर रहा है, ये समझना अपने आप में मुश्किल है। अगर वाकई अमेरिका फर्स्ट है तो उसको ये समझना चाहिए कि नेतन्याहू ने उसको सिवाय शर्म के और बेइज्जती के और कुछ नहीं दिया है। हमास अमेरिका पर हमला करने जा नहीं रहा है। अमेरिका बहुत दूर है, हमास की औकात नहीं है अमेरिका पर जाकर हमला करने की, ना हूथी की हिम्मत है अमेरिका पर हमला करने की। लेकिन जब वो इजराइल की तरफ से आता है तो इनका भी दुश्मन बन जाता है। सोचिए, अमेरिका अगर इजराइल की तरफ से नहीं आता तो उसके पास ये मोरल पावर होती कि वो खड़ा होकर इजराइल को भी डांट सकता कि तुम जो कर रहे हो वो एंटी ह्यूमन है, वो जेनोसाइड है, और हमास को भी अच्छी तरह से वो सीधा कर सकता था कि तुमने जो कुछ किया वो भी गलत था, पूरी तरह से एकदम गलत था। और ऐसे में अमेरिका की वो किरकिरी नहीं होती जो दुनिया भर में हो रही है। जिस तरह से वीडियोस आए हैं गजा के पिछले 1 साल 2 साल से लगातार जो वीडियोस आ रहे हैं, उसने अमेरिका में, यूरोप में और दूसरे मुल्कों में लोगों को इजराइल के खिलाफ खड़ा किया है, गजा के पक्ष में खड़ा किया है। और जब लोग इजराइल के खिलाफ खड़े होते हैं तो अमेरिका के खिलाफ अपने आप खड़े हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि ट्रंप को बुद्धि आ गई है, लेकिन जिस तरह की खबरें आई हैं, जैसे एक खबर ये आई जो मैंने आपको बताया भी था, थोड़ा और डिटेल से आप समझिए, क्योंकि आज इजराइल के अखबार इसको लेकर बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। जेरूसलम टाइम ने लिखा है कि जो इजराइल अरब डील होनी थी, दैट हैज टेकन अ बैक सीट, वो पीछे चली गई है, अब उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्या था ये कि सऊदी अरब को अमेरिका एटॉमिक पावर बनने की इजाजत दे देगा, बदले में सऊदी अरबिया इजराइल के साथ रिश्ता बना लेगा। सऊदी अरबिया वो गिने चुने मुल्कों में से है जो अब्राहम एक्कार्ड में नहीं शामिल हुए, वहां के जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनमें से, अरब मुल्कों में से। अब ये कितना बढ़िया हो जाता, ईरान को छोड़कर धीरे धीरे सारे मुल्क इजराइल के साथ फॉर्मल रिलेशन में आ जाते। सऊदी अरबिया के साथ एक बार वो फॉर्मल रिलेशन में आ जाता तो ट्रेड और बाकी सारी चीजें भी उसकी अपने आप सऊदी अरबिया के साथ बढ़ जाती। सऊदी अरबिया एक बेहद रिच कंट्री है और लगातार अमेरिका ये प्रेशर बनाया हुआ था कि आपको हम एटॉमिक पावर बनने की इजाजत तभी देंगे जब आप इजराइल के साथ रिश्ता ठीक करेंगे, डील करेंगे, अब्राहम एक्कार्ड में शामिल होंगे। अब क्या हुआ, इजराइल की हरकतों की वजह से ट्रंप ने कहा भाई मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। सऊदी अरबिया अगर $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो चलो मैं उसके साथ डील करने को तैयार हूं, इजराइल को किनारे करके। क्योंकि इजराइल अमेरिका को क्या दे रहा है, कुछ नहीं। इजराइल को तो अमेरिका लगातार पैसे दे रहा है, अमेरिका की ट्रेजरी खाली हो रही है। आखिर हूथी के साथ भी अमेरिका ने समझौता क्यों किया? इजराइल के चक्कर में ये गए थे हूथी से लड़ने। हूथी की अमेरिका से कोई दुश्मनी तो थी नहीं। ठीक है, हूथी तो वैसे ही बर्बाद है, थोड़ा और बर्बाद सही। अगर घर में अनाज पूरी तरह से खत्म हो गया है तो 4 बर्तन भी गायब हो जाए क्या फर्क पड़ता है? आग भी चली जाए क्या फर्क पड़ता है? वो तो कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार है। आप लगातार बमबारी कर रहे हैं, आप लगातार अपने ड्रोन बर्बाद करवा रहे हैं, आप लगातार अपनी जहाज़ों पर हमला करवा रहे हैं। मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि कैसे पेंटागन और अमेरिकन सिक्योरिटी के जो इंचार्ज हैं वो परेशान हैं कि हूथी के चक्कर में मिलियंस ऑफ डॉलर हमारे बर्बाद हो रहे हैं और बदले में कुछ नहीं मिल रहा। हूथी उसके बावजूद लगातार जहाजों पर हमला कर रहा है, एक जहाज रेड सी से पास नहीं होने दे रहा है, इजराइल के ऊपर हमला कर ही रहा है। इजराइल ने हमला करके हूथी का पूरा एयरपोर्ट तबाह कर दिया, जिसके बारे में खबर आ रही है चाइना दोबारा बनवाएगा, लेकिन हूथी को उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। तो फाइनली ट्रंप ने यह डिसाइड किया कि भैया इतना पैसा हूथी के ऊपर बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं, हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं हूथी से, और तुरंत समझौता हो गया। हूथी ने भी कहा कि हाँ आप बेकार में लगे हुए थे, ना आपको बम गिराने की जरूरत थी, ना हम आपकी जहाजों पर हमला करते और ना ही आपके जहाज रोकते, आप ले जाइए अपने जहाज रेड सी से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी दुश्मनी तो इजराइल से है, हम उसको नहीं ले जाने देंगे। ट्रंप ने कहा भाड़ में जाए इजराइल, हमारे साथ समझौता करो, और हूथी के साथ समझौता हो गया। आज कंडीशन यह है कि हूथी पे कोई बम नहीं गिर रहा और अमेरिकी जहाजों पर भी कोई बम नहीं गिर रहा। बहुत सारे जहाज अमेरिका ने हटा लिए क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है उनका, और रेड सी से अमेरिकन जहाज जा सकते हैं। इजरायली जहाजों को अभी तक इजाजत नहीं मिली है। तो यही फैसला मुझे लगता है कि ट्रंप ने सऊदी अरबिया के लिए भी लिया है कि भाई हमारा इतना करीबी दोस्त है, इतना अमीर देश है, पेट्रो डॉलर है इसके पास, $1 ट्रिलियन
इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है अमेरिका में, तो हम इससे आराम से इजाजत दें एटॉमिक पावर बनने की। हमारी ही बात सुनेगा, यहां पर हमारा ही बंदा है, इजराइल से ज्यादा हमारा बंदा है। यह हमको तेल भी देता है, हमारे यहां इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और हमारे साथ खड़ा भी होता है। तो वहां भी इजराइल को कह दिया, भैया तुम किनारे लगो, हम सीधे सीधे सऊदी अरबिया के साथ रिश्ता बनाएंगे। ईरान के साथ आप जानते ही हैं बातचीत चल रही है। इस हफ्ते बातचीत होनी थी, लेकिन एक हफ्ते शायद और टल गई है। और ट्रंप ने बार बार कहा है कि ईरान के साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी जा रही है। ईरान को हम एटॉमिक पावर नहीं बनने देंगे, एटॉमिक हथियार नहीं होगा, लेकिन ईरान के साथ हम रिश्ता अच्छा कर लेंगे और वहां इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, सैंक्शन भी धीरे धीरे हटाएंगे, एक बार समझौता हो जाए। हालांकि बीच बीच में तमाशा हो रहा है, समझौते की बात भी चल रही है। अभी एक छोटा सा सैंक्शन और लगा दिया गया है। ईरान ने उस पर मलामत की है, मजम्मत की है। ईरान ने कड़ा एतराज जताया है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब होता रहेगा। अभी मोटा मोटी यही दिख रहा है कि ईरान के साथ अमेरिका का रिश्ता धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगा। दरअसल जब ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन बना था तो उसमें ज़ायनिस्ट भरे हुए थे, अभी भी भरे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसने बाहर किया है और रूबियो को जो मार्क रूबियो हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया है। दरअसल आप अगर देखेंगे तो किसिंगर निक्सन और किसिंगर की जो जोड़ी थी, हेनरी किसिंगर और निक्सन की जोड़ी थी, अगर पढ़ने लिखने में आपका इंटरेस्ट है तो किसिंगर ने अपने टाइम का इतिहास भी लिखा है अपने बारे में। व्हाइट हाउस ईयर्स करके उसकी किताब है, और भी किताबें हैं, और उनको पढ़ते हुए आपको समझ में आएगा कि किसिंगर अमेरिका में कितना इंपॉर्टेंट था। किसिंगर आखिरी आदमी था जो एक साथ एनएसए भी था, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी था। दोनों बेहद बेहद इंपॉर्टेंट जगह हैं। अब किसिंगर के बाद पहली बार यह हुआ है कि रूबियो को एक साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया है। और मार्क रूबियो बहुत साफ साफ ईरान के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए इंटरेस्टेड दिख रहा है। मार्क रूबियो बहुत साफ साफ गजा के अंदर जंग खत्म कराने के लिए इंटरेस्टेड दिख रहा है। वाईटी न्यूज जो इनका अखबार है इजराइल का और ज़ायनिस्ट अखबार है, उसने लिखा है कि बजिद है अमेरिका गजा में कैसे भी जंग खत्म कराने के लिए। हकीकत यह है कि गजा के जंग से अमेरिका का हासिल कुछ नहीं है। हथियार वाले इजराइल को हथियार बेच रहे हैं, लेकिन बेच कहां रहे हैं? ज्यादातर हथियार जो हैं वो उधार पे आ रहे हैं। पता नहीं यह उधार कब वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अमेरिका की ट्रेजरी खाली हो रही है। अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि हमें देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है और इजराइल को मिलियंस ट्रिलियंस डॉलर तुम दे रहे हो। तो ऐसा लगता है कि इस बार ट्रंप किसी भी तरह गजा की लड़ाई खत्म कराने के लिए बजिद हैं। और यह भी अच्छी बात है कि हमास को एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर किया गया है और वहां के गजा के ही टेक्नोक्रेट्स जो हैं, इजिप्ट वाला और सऊदी अरबिया वाला जो प्लान है रेनोवेशन का, उसको देखेंगे। एक बार रेनोवेशन हो जाए, इस पूरे पीरियड में किसी तरह की बंदूकबाजी ना हो, बहुत शांति से 3-4 साल जितना लगे उसमें रेनोवेशन हो जाए, उसके बाद पॉलिटिकल इलेक्शन हो, जो पार्टी जीते वो पार्टी सत्ता में आए, यही बेहतर होगा। और आप देखिए फ्रांस कह रहा है हम फलस्तीन को जून तक मान्यता देने वाले हैं, और खबर यहां तक है कि अमेरिका भी फलस्तीन को मान्यता देने के बारे में सोच रहा है। फलस्तीन को मान्यता अगर अमेरिका दे देता है, इसका मतलब यह है कि फलस्तीन आजाद हो गया। अमेरिका के मान्यता देने का मतलब है कि यूएन में सीट मिल जाएगी। अमेरिका के मान्यता देने का मतलब है कि वहां पर अमेरिका का जो राजदूत है वो जाएगा, कंसुलेट फिर से खुल जाएगा, और फलस्तीन का राजदूत अमेरिका में जाएगा, फ्रांस में जाएगा, इंडिया वगैरह में तो है ही। तो अगर फलस्तीन को मान्यता अमेरिका दे देता है तो ये फलस्तीन की आज़ादी जैसा होगा। अगर मान्यता अभी तुरंत नहीं भी देता है और माहौल बनाना शुरू कर देता है, वहां जंग खत्म करवा देता है, और वहां पर ऐसा होता है कि रेनोवेशन का प्रोसेस शांतिपूर्ण चल जाता है, गजा दोबारा से बन जाता है और इजराइल से कहता है आप इसके बाहर रहिए, तो यह भी अपने आप में एक बड़ा कदम होगा। नेतन्याहू की मुश्किलें हैं। एक तरफ वो कह रहा है कि बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अभी भी हमारे ट्रंप से कह रहा है कि कतर में, दोहा में हमने अपना डेलीगेशन भेज दिया है बातचीत के लिए, लेकिन जहां कोएलिशन पार्टनर्स हैं, आप जानते हैं ना, वो पूर्ण बहुमत में नहीं है। जैसे हिंदुस्तान में गठबंधन है, वैसे ही वहां भी गठबंधन है। तो गठबंधन में उसने एक से एक जाहिल और एक से एक खतरनाक लोग भर के रखे हुए हैं। उनके साथ बातचीत करते हुए कह रहा है कि हम गजा में जंग खत्म नहीं करेंगे, गजा में जंग जारी रहेगी। तो ये उनको सुनाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनसे अगर कहेगा तो वो समर्थन वापस ले लेंगे, पहले भी ले चुके हैं। लेकिन शायद नेतन्याहू के समझ में आ रहा है कि अब इसका बहुत लंबा फ्यूचर नहीं है।
इसीलिए जब एडन अलेक्जेंडर को रिहा करने की बात हुई तो वहां पर आईडीएफ के ऑपरेशंस लगभग रोक दिए गए हैं। अब इस प्रोसेस में ऑपरेशंस को बहुत स्लो कर दिया गया है। एडन अलेक्जेंडर से कतर में मुलाकात होने वाली थी ट्रंप की, लेकिन उसकी फैमिली नहीं चाहती है शायद तमाशा हो, इसलिए उसने कहा है कि अभी वो कमजोर लग रहा है, बीमार लग रहा है, बाद में आपसे मिलेगा, अभी वो कतर आकर आपसे नहीं मिलेगा। उधर अमेरिका का होस्टेज रिहा हुआ है तो इजराइल में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिकी जान की कीमत ज़्यादा है और हमारे जो लोग होस्टेज पड़े हुए हैं उनकी जान की कीमत कम है। नेतन्याहू के लिए यह दिखना बहुत मुश्किल है, बहुत खतरनाक है कि वो अपने होस्टेजेज की चिंता नहीं करता और अमेरिका अपने होस्टेजेज की चिंता करता है। ट्रंप ने बातचीत की और अपने होस्टेज को रिहा करवा लिया। आप बातचीत नहीं कर रहे हो, इसलिए अपने होस्टेजेज को रिहा नहीं करवा पा रहे हो। अब ये वहां पर अंदर, इजराइल के अंदर ये बहस बढ़ गई है। होस्टेजेज की जो फैमिली हैं वो प्रेशर बढ़ाएंगी और मुझे ऐसा लगता है इस बार अगर ट्रंप बहुत नहीं पलटे, हालांकि ट्रंप एक पूरी तरह से ऐसे आदमी हैं जिसके ऊपर कुछ कह पाना मुश्किल है, सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं, रात में कुछ और कह जाएंगे, नॉन प्रेडिक्टेबल जिनको कहा जाता है वो हैं। लेकिन अभी तक जैसे चल रहा है और मार्क रूबियो और विटकॉफ जिस तरह से इसको डील कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ट्रंप के मिडिल ईस्ट से लौटने से पहले सीज फायर हो सकता है और अगर विटकॉफ का प्लान पास हुआ, विटकॉफ का प्लान सफल हुआ तो यह सीज फायर 40 दिनों का पहले स्टेज में होगा और उसके बाद पूरी तरह से जंग को खत्म कराने के लिए प्रोसेस शुरू होगा और गजा का रीडेवलपमेंट प्लान शुरू होगा। तो फिलहाल यह प्लान है। नेतन्याहू लगातार बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप तो खैर फ्रंट फुट पे खेलता ही है। जोलानी को भी उसने सैंक्शन हटाने के लिए कुछ शर्तें दी हैं और जोलानी की हालत यह है कि इराक में जो अरब समिट होने वाली है उसमें वो जाने से डर रहा है कि कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तमाशे अभी बहुत सारे चल रहे हैं अरब वर्ल्ड में और अरब वर्ल्ड के चलते दुनिया पर भी अभी बहुत सारा असर पड़ना है। जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर मदद करना चाहते हैं तो आप हमारी ₹3 रोज से कम की भी मेंबरशिप ले सकते हैं। आप हमारी सीधी मदद कर सकते हैं और ये सब अगर नामुमकिन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इन वीडियोस को दूर दराज तक भेज तो सकते ही हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।